नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष और मेयर चुनाव की प्रणाली पर हो रही सियासी बहस को लेकर करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन अब तक अध्यक्ष और मेयर चुनाव की प्रणाली तय नहीं की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार 2019 में नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए। जनता ने पार्षद और महापौर और अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों ने अप्रत्यक्ष रूप से जो है महापौर का चुनाव किया जनता के द्वारा। भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए अप्रत्यक्ष प्रणाली का खूब विरोध किया था। बीते साल राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर समिति गठित की गई। समिति को दोनों चुनाव साथ कराने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में सुझाव मिले, लेकिन इन सुझावों को लेकर कोई अमल अभी तक नहीं हो पाया है। इसी पर तंज कसते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दावा किया कि भाजपा संगठन और सरकार के बीच इसे लेकर मतभेद है और सरकार कंफ्यूज है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन कांग्रेस में है कि कांग्रेस की प्रणाली में बदलाव से भाजपा को लाभ मिलेगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से डरी हुई है। इसलिए ये चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए टाल मटोल कर रही है। न डायरेक्ट करेंगे या इनडायरेक्ट चुनाव करेंगे, अभी तक फैसला नहीं ले पाई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को कुछ अलग फीडबैक देती है और सरकार कुछ अपना अलग सोच रही है। मतलब दोनों नगरीय निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। लेकिन कांग्रेस ने तो मन बना दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव दमदारी के साथ लड़ेंगे, चाहे डायरेक्ट चुनाव हो या इनडायरेक्ट चुनाव हो, और युवाओं को बराबर इसमें मौका मिलेगा। कांग्रेस अपने कन्फ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कन्फ्यूज हैं कि हमारा नेता कौन है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। देखिए, चलिए, एक तरफ आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि समय पर सब हो जाएगा। खैर, आज सवाल वही। हमारे साथ बीजेपी से प्रीति स्वर्णकार, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रीति जी, राज्य में सरकार आपकी है और जाहिर तौर पर चुनाव समय पर हो, ये इसकी भी प्रतिबद्धता कहीं ना कहीं आप पर है, लेकिन विरोधी दल आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को लेकर हमने कांग्रेस और बीजेपी में लगातार खींचतान देखी और जैसा कि माना जा रहा है कि अगर दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं और अक्टूबर चल रहा है तो स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है, कि स्पष्ट जवाब क्यों नहीं आ रहा राज्य सरकार की तरफ से कि प्रत्यक्ष रूप से कराएंगे या अप्रत्यक्ष रूप से? देखिए, जिस तरीके से अभी भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ शासन में है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, ये सब को लेकर के नगर निकाय चुनाव को आगे लेकर के कांग्रेस बहुत ही ज्यादा बौखलाई हुई है, बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। इनको ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप का क्लियर हो जाए तो इन लोग अपने नेता चुन पाए, क्योंकि इनका तो कोई नेता ही नहीं है। इनको कोई देख ही नहीं पा रहा है कि संगठन का जो भी मार्गदर्शन है या संगठन का जो भी संगठनात्मक रचनाएं हैं उसको कर कौन रहा है। इन लोग का खुद का आपसी इतना मतभेद है, इतना ज्यादा इनको आपस में कंफ्यूजन है, कौन नेता है कौन नहीं है, इनको आपस में ही क्लियर नहीं है। तो ये लोग आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है, भाजपा के ऊपर विश्वास जताया है, क्योंकि इससे पहले भी 15 साल तक जनता भाजपा के साथ थी। कुछ कारणोंवश 5 साल इन्होंने जनता ने भूपेश जी की सरकार को मौका दिया, कांग्रेस की सरकार को मौका दिया, पर ये लोग कहीं ना कहीं उसमें खरे नहीं उतर पाए। इसलिए बहुमत से भाजपा की सरकार आई छत्तीसगढ़ में, और देखा होगा कि 11 में से 10 सीटें इसमें अपने लोकसभा में भी काफी मतलब बहुमत जनता ने विश्वास जताया है भाजपा पे। आगे भी पता है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से होगा तो जनता ही महापौर को चुनेगी। तो प्रीति जी, स्पष्ट कीजिए ना। चलिए, आप कह रहे हैं कि चलिए कांग्रेस तो डरी हुई है, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आप क्लियर कर दीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा।
देखिए वो निर्णय हमारे समिति बड़े आपने जो बनाई, नेता लोग चर्चा हैं, उन हुई लोग उस क्लियर पर। कर लेंगे। उन लोग जैसे निर्णय होगा तो बिल्कुल जो निर्णय होगा जनता के सामने होगा, कांग्रेस के सामने ही होगा और सबको प्रत्यक्ष रूप से बता भी दिया जाएगा कि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। भाजपा अपने नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है, जैसे कि अभी सदस्यता अभियान तकरीबन 1.5 महीना हो गया अभी चल ही रहा है और लगातार आगे भी अभी 10-15 दिन और सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें नहीं, जनता वो तो बहुत आपकी ज्यादा समर्थन आपकी कर रही है। आपकी पार्टी का निजी मामला है, उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर ये सवाल है कि हर बार ये सवाल उठता है क्या बीजेपी क्यों प्रत्यक्ष चुनाव की हमेशा पक्षधर रही है? क्या बीजेपी अपने आप को अप्रत्यक्ष चुनाव में ज्यादा अनकंफर्टेबल पाती है? देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव से बेटर रहता प्रत्यक्ष, क्योंकि जनता की सरकार है। महापौर एक जनप्रतिनिधि को जनता ही चुनती है, चाहे वो तो विधायक पार्षद हो, को वो भी भी तो जनता ही प्रत्यक्ष रूप चुनती से है। होता है। हाँ पार्षद को भी तो जनता ही चुनती है। बिल्कुल, देखिए जब जो पार्षद का चुनाव है वो भी जनता, एक जनप्रतिनिधि कोई भी रहे, चाहे वो विधायक रहे या फिर सांसद रहे या फिर वो पार्षद रहे या पंचायत का अध्यक्ष रहे या फिर पंचायत में कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो रहे, इनका सबका चुनाव जनता ही करती है, क्योंकि जनता ही सरकार को बनाती है और जनता के हित के लिए ही सरकार को काम करना है और जनता के लिए ही सरकारें बनती हैं। ठीक। जब आप जनता के लिए कार्य करोगे तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इससे पहले भी भाजपा के शासनकाल में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है। तो ठीक है, इनको बौखलाहट अभिमन्यु जी किस जवाब बात की दीजिए। है? प्रीति जी कह रही है अभी तो समय है, सारी प्रक्रिया चल रही है, किस बात की बौखलाहट है कांग्रेस को? आप अपनी तैयारियां कीजिए। जी अभिषेक जी नमस्कार, प्रीति जी को भी नमस्कार, नागेंद्र जी को भी नमस्कार। देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है, जो एक पैटर्न में 9 महीने में देखता चला आ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, चाहे इनसे मीडिया सवाल पूछे और विपक्ष तो पूछेगा ही क्योंकि हम विपक्ष में हैं, सवाल पूछने का तो हमारा काम ही है। चाहे मीडिया सवाल पूछे, चाहे विपक्ष पूछे, चाहे जनता सवाल पूछे, इनसे किसी भी बात के लिए ये सिर्फ कांग्रेस को कोसने में अपना पूरा समय निकालते दिखाई देते हैं। अभी हमने अरुण साहु जी को भी सुना, सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो भी वही कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे थे। अभी उसके बाद हमने प्रीति जी को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार कांग्रेस को कोसने का काम कर रही थी, लेकिन जनता के सवालों का जवाब इनके पास नहीं। मैं लगातार देखूं, चाहे आप बलौदाबाजारी घटना देखें, वहां उन्होंने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, कभी सतनामी समाज के ऊपर डालने की कोशिश की, लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद कवर्धा का मुद्दा हुआ, वहां ये लगभग 137 साहू समाज के लोगों पर FIR हो गया। ऐसी लगातार 9 महीने में तमाम विफलताएं इस सरकार के सामने आई है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर हो चुकी थी, बीच में कवर्धा से लेके 4-5 जिले जो थे डायरिया और मलेरिया और डेंगू की चपेट में आ गए थे। उसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में तो सबसे बड़ा घोटाला सामने आया हमारे नेता विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में, जो घोटाला उन्होंने उजागर किया, लगभग 150 करोड़ के ऊपर का जो घोटाला है। तो ये सब चीजें जो है, और 9 महीने में जो बैकफुट पे आई है सरकार, मैं मुद्दों पे बात करता हूँ, मैं हवा हवाई बात नहीं करता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के जैसे। तो जो 9 महीने में यथास्थिति रही है इस सरकार की, ये एक भी अपनी गलती का जवाब देने के लायक नहीं है। ये ना जनता को जवाब दे पा रहे तो हैं। अभिमन्यु जी आप बहुत कॉन्फिडेंट चल रहे हैं कि जिस तरह से काम हुआ है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आपने तो नहीं, ठीक है। खुद से निर्णय कर लिया, आपने तो यहीं पे अदालत खोल दी, हम लायक हैं कि नहीं है नहीं वो तो दिख ही गया है। ठीक है, अभिमन्यु जी इस बात का जवाब दीजिए कि कांग्रेस को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की इतनी ज्यादा क्यों जरूरत है? अगर आप कह रहे हैं कि इतना खराब काम हुआ है तो ये तो अच्छी बात है आपकी पार्टी के लिए, आपके किसी भी प्रणाली से चुनाव हुआ आप ही जीतेंगे फिर। देखिए ऐसा है, जब भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का कुशासन खत्म हुआ और 2018 में जब हमारी सरकार बनी, 1 साल के अंदर में ये चुनाव थे, और जिस प्रकार का इन्होंने पोस्ट को खाली कर दिया था, सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष चुनाव में जो है राजस्व की बचत हुई, और दूसरा जो प्रीति जी कह रही थी कि डायरेक्ट चुनाव में और डायरेक्ट जनप्रतिनिधि चुनने में ही बड़ा फायदा होता है, तो क्या मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता क्या? मैं सवाल करना चाहता हूँ प्रीति जी से, क्या प्रधानमंत्री सांसद दल का नेता नहीं चुना जाता क्या? वो तो वैसे वो तो प्रत्यक्ष रूप से हुआ ना, वो अप्रत्यक्ष कहाँ हुआ? वो तो प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को वोटिंग हुआ। आप ही तो पता प्रत्यक्ष हुआ ना, वो प्रत्यक्ष हुआ ना, विधायक को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना। वोट दिया था क्या प्रीति जी? आपने डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया था क्या? सांसदों को नहीं चुना था? आप मेरे पर्सनल निजी उसमें सब- जा रहे हो, आप लोग का यही आदत है, आप निजी बहुत- सामने बैठे बहुत- व्यक्ति को ही पकड़िए, आप नहीं, सरकार लेकिन को बोलिए ना। नहीं ठीक है प्रीति जी, आप सरकार प्रीति के जी लिए आपने अपनी बात रखी, आप अभिमन्यु जी को कहने दीजिए। हमने- मेरा एक ही सवाल है अभिमन्यु जी, दीपक बैद जी कह रहे हैं कि भाई कंफ्यूजन की स्थिति है बीजेपी में। जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको क्या आपत्ति है? आप इसका जवाब दीजिए। अगर प्रत्यक्ष रूप से मुझे- महापौर का चुनाव होगा, नगर निकाय का चुनाव होगा, तो आपको उसमें क्या आपत्ति कोई है? आपत्ति नहीं है,
देरी क्यों हो रही है सवाल ये है। ठीक। हमारी सरकार अरे के एक द्वारा मिनट प्रीति जी, मुझे चुनाव मुझे तो होने पूछ के लेने बाद दीजिए, भी ठीक है। हो जाएगा, ये तो ये क्यों बौखला रहे इसको हैं? लेकर बहुत से तर्क है, लेकिन अभिमन्यु जी आपने अभी राज्य सरकार की इतनी सारी कमियां और इतनी सारी जो घटनाएं गिना दी, तो मैं सिर्फ रायपुर की बात करता हूं। वहां पर तो आप ही के महापौर हैं एजाज ढेबर साहब। तो रायपुर में इस वक्त ये हालात है कि 4 महीने पहले जो सड़कें बनी थी वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। जिस प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया था लाइट के मेंटेनेंस का, वो काम कर नहीं रहे, वो कर्मचारी ही नहीं रखे हैं काम करने के लिए। तो ये तो आपके अंतर्गत आता है, आपके अंडर में आता है, वहां पे काम नहीं हो रहा है। और ये सब मैं अभी बता रहा हूं, आज के पेपर में छपा है। प्रीति जी, मैं पूछ चुका ना उनसे, जवाब तो ले लीजिए। हाँ, अभी 2 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीति जी को चुप कराएंगे तब मैं जी जी, वो नहीं बोल रही है, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं ये आज के पेपर में छपा है छत्तीसगढ़ के, तो मैं जानना चाहता हूँ, वो तो आपके कंट्रोल में है। और एक तो वो सवाल जो मेरा था वो समझ भी नहीं पा रही हैं, और सवाल ना समझे वो जो शुरू हो जाती है ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या बोला जाए। मैंने आपकी बात नहीं की, मैंने अपनी बात नहीं की, मैंने ये कहा कि आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव को प्रत्यक्ष कैसे बोल रही हैं? उन्होंने ले लिया कि आपका ये कहना है कि वो अप्रत्यक्ष हुआ। जब राहुल अभिमन्यु जी गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए थे वो अप्रत्यक्ष हुआ ना, तो आप यही मानते हैं ना कि राहुल गांधी जी का चुनाव को आप अप्रत्यक्ष करवा रहे थे। आप अपनी ही रोटी को चाहे उधर से सेके चाहे उधर से सेके, अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आप क्या बोल रही हैं? आपको खुद भी समझ में आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। आप मुझे बोलते हो कि एक मिनट अभिमन्यु जी, प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग नहीं देखिए किया। जो ऑन पॉइंट जो मैंने पूछा अभिमन्यु जी उस पे बोलिए। वो आप राहुल गांधी और प्रधानमंत्री पे चले आएंगे तो पूरी बहस उसी में निपट के रह जाएगी। प्लीज जो सर आपसे पूछा है कि रायपुर वाले मसले पर पहले उस पर आप जवाब दीजिए, फिर मैं उस पर आऊंगा जो प्रीति जी पूछ रही है। वही मैं समझना चाह रहा था कि वो बोल क्या रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने क्या आप सवाल दे दीजिए ना, सर आंसर दे दीजिए। सर मेरा ये सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी तो सभी के लिए बनती है, ठीक है जी बिल्कुल। तो देखिए, नगरीय निकाय के मंत्री हैं अरुण साव जी। अगर उन्हें लगता है कि किसी भी नगर निगम में कुछ अनियमितता हुई है या कोई घोटाले वाली बात है या किसी भी तरीके की बात है, तो तुरंत वो उसमें क्या कहते हैं कार्रवाई कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार है, सारी एजेंसियां आपके पास है, तो आपको किसी भी चीज के डरने रोकने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु जी, अभी आप जब पैरवी कर रहे थे इस बात की, तो आप ही के पार्षदों ने मिलकर उनको महापौर बनाया है, ये लोग हट जाते हैं। तो उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। पार्षदों के लिए उत्तरदायित्व महापौर का बनता है, क्योंकि आप अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्षधर हैं। तो उनके वार्ड में अगर काम नहीं हो रहा, उनके वार्डों में लाइट नहीं है, तो महापौर से सवाल करेंगे ना सर, ये सीधे मंत्री जी के पास पहुंच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सवाल करें, महापौर से ही सवाल करेंगे। और अगर मान लीजिए महापौर के पास से उन्हें अगर उसका निदान नहीं मिल पा रहा है, तो उनके पास मंत्री भी है जाने को। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर सरकार कांग्रेस की होती तो आप बिल्कुल कह सकते थे उनको मंत्री का सपोर्ट है या कुछ भी है, तो आप जा सकते हैं ना, आप उसमें कार्रवाई करा सकते हैं। आप तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सारे घोटालों के आरोप लगाते रहे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन एक की भी जांच नहीं करा पाए, ना कि एक को भी उसमें जेल में डाल पाए। तो वो सब जो आरोप प्रत्यारोप है भारतीय जनता पार्टी लगाती रहती है, वो अलग ठीक विषय है। है। नागेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास आऊंगा। नागेंद्र जी, ऐसा होता है कि जवाब मिल नहीं पाया है। ठीक, ऐसा होता है कि जब राज्य में सरकार बदलती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप बदलने लगती हैं। भूपेश बघेल जी की जब लंबे समय के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष की जगह पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव प्रक्रिया कराई गई, और अब तो ये भी बात हो रही है कि नगर निकाय और पंचायत के चुनाव भी एक साथ जो है कराए जाएंगे। इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी से क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कोई अलग बेनिफिट मिलता है इससे, या फिर ये बस ये दिखाने की कोशिश है कि हम जो चीज़ें कर रहे थे वही सही है और आपने जो किया है वो गलत है? बिल्कुल अक्षय जी, बिल्कुल यही रणनीति निकलती है कि जब हम सत्ता में आते हैं, हम अपनी ताकत में आते हैं, तो हम सब कुछ बदल देने की क्षमता रखते हैं। ये दिखाने की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले 1999 में संयुक्त मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने पार्षदों से ये ताकत छीन ली थी कि वो महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करें। उसके बाद ये व्यवस्था लागू हुई और ये लगातार 2018 तक ये व्यवस्था चलती थी। जब भूपेश बघेल सत्ता में आए तब उन्होंने इस सिस्टम को बदला और उसके बाद फिर से पार्षदों को वो ताकत मिल गई कि वो अपने दम पे, अपने बहुमत से महापौर का चयन। तो कहीं ना कहीं जब इस व्यवस्था की बात आई और जब इस पूरी प्रणाली को बदलने की जब बात आती है, तो इसमें नगरीय निकाय का अभिमत, ये पूरा एक प्रक्रिया प्रोसेस होता है, ये मंत्रालय तक जाता है, मंत्रालय में इसकी पूरी प्रस्तावना तैयार होती है, उसके बाद फिर इसको कैबिनेट में लाया जाता है, उसके बाद इसकी घोषणा होगी, ताकि इसमें किसी भी तरीके की कानूनी अगर जटिलता ऐसी है तो इसे कोर्ट में इस मामले को ना ले जाया जा सके। इसलिए जो तमाम व्यवस्था बनाई जाती है, और मुझे लगता है कि जब
सारी चीजें पारदर्शी होती है। मेयर का चुनाव जब प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, प्रत्यक्ष प्रणाली से, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने दमदार प्रत्याशियों को इस मैदान में उतारती हैं, जो बेहतर तरीके से नगरीय निकाय में महापौर या अन्य पदों पे अपनी भूमिका निर्वहन कर सके और विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। तो कहीं ना कहीं मंतव्य ये रहे। जी नागिन जी, मैं सीधे सीधे पूछूंगा इस पे। ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि महापौर को पैसे देकर खरीदना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। वही अगर अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो पार्षद तो बहुत सस्ते में बिक जाते हैं। क्या ये भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीजें इसी चीज को बताती कि जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, वो उस पद को खरीद लेगा या उसको खरीद। तो प्रत्यक्ष प्रणाली में व्यक्ति अपने दम से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपनी लोकप्रियता से उस पद तक पहुंचता है और उसे डिगाया नहीं। उसमें उसकी काम करने की जो मादा है, जनता के प्रति उसका जो भाव है बेहतर सेवा का, एक जनप्रतिनिधि के नाते, या फिर विकास के प्रति जो अपने उत्तरदायित्व की उनकी जो समझ और मुझे लगता है कि दृढ़ प्रतिज्ञा जिसको हम कह सकते हैं, वो जब तक वो दर्शाते नहीं उस तक वहां तक पहुंचते नहीं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को जब सुनती है आम जनता, हम लगातार देखते आ रहे हैं 2018 तक 1999 से कि ये चीज आती रही है और इसीलिए महापौर के पद पे जो सुशोभित थे उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से अपने पदों का निभाया। पर क्या वाकई कांग्रेस को कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि जब बीजेपी सरकार थी 2015 में भी नगर निकाय में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा, 19 में तो खैर इनकी सरकार ही थी, उसमें भी बढ़िया प्रदर्शन रहा। तो क्या इन बातों से वाकई में फर्क पड़ता है? क्योंकि उनकी सरकार में भी अच्छा ही प्रदर्शन रहा था। यहाँ तो सवाल बीजेपी पे उठ रहा है फिर। बिल्कुल, क्योंकि वो पार्टी कोई भी हो, क्योंकि व्यक्तित्व उसमें महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के भी महापौर और कांग्रेस के भी पार्षद जब चुन के आए हैं, उन्होंने जनता के विकास। नागिन जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही कॉमन आर्गुमेंट दिया जाता है कि जिसकी राज्य में सरकार होती है उसको एक एक्स्ट्रा एज रहता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है निकाय चुनाव में, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीते 2 चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक लापरवाही भी नजर आती है और अपने काम के प्रति जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए। हम पिछली दफे तो यह भी देख चुके हैं कि जब केंद्र में अलग सरकार रही, राज्य में अलग सरकारें रही और नगरीय निकाय में अलग सरकारें रही, लेकिन क्योंकि उनका मंतव्य सही था, विकास की धुरी पे वो सही ढंग से चलना चाहते थे, तो उन्होंने उस समय एक समन्वय के साथ काम। लेकिन पिछले दफे जब हम देख पा रहे थे कि विकास बिल्कुल एक किनारे लग गया था, चाहे वो राज्य के स्तर पर ले लीजिए, चाहे वो मुझे लगता है कि शहर के विकास की भी बात अगर की जाए, जो अभी आपने दोहराया था कि सड़कें खराब, तमाम लाइटें गायब, पूरे शहर से अंधेरे में डूबा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदारी का जो भाव था साफ नजर आया। जी, गैर जिम्मेदारी से एक चीज़ याद आई, अभिमन्यु जी भी मई में ही एजाज ढेबर जी ने एक ऐसी बात कही थी जिसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि सड़कें खराब होती हैं, उनका ठीक कराना एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन एजाज ढेबर साहब जी ने तो ये कह दिया कि सारी समस्या अगर पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तो डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि सर फिर यूरोप में, अमेरिका या दूसरे अलग देशों में, इवन भारत में भी अगर दक्षिण के शहरों में आप चले जाएंगे, वो एकदम स्वच्छ और सुंदर है, बस उनकी समस्याओं का स्तर बहुत बेहतर है तुलना में छत्तीसगढ़ के या फिर किसी अन्य उत्तरी राज्यों की अगर बात करें तो। आपको लगता है वो बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना था? ये देखिए, बयान जो आप बता रहे हैं मैंने सुना तो नहीं है, और किस प्रकार से किस व्यंग्यात्मक ढंग से कहा गया है कि किस प्रकार से कहा गया है, महापौर जी के दफ्तर के बाहर इसको लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। मई का मामला है। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज की डिबेट का मुद्दा वो है भी नहीं मेरे ख्याल से जी। क्योंकि मैं जब तक एक बार सुन नहीं लेता उसमें मैं टिप्पणी कैसे करूंगा। मैं असल में ये बात अपनी जो ये कहना चाह रहा था, जो कृति सोनटकर जी ने उसमें बीच में मुझे टोका कि बात यहाँ जो हो रही है, जैसा दीपक बैठ जी ने कहा कि प्रणाली क्या तय होती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रत्यक्ष प्रणाली तय हो तो भी हम तैयार है, प्रत्यक्ष प्रणाली तय हो तो भी हम तैयार है। हम कोई उसके विरोध में नहीं खड़े हुए हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था जब हमने अप्रत्यक्ष प्रणाली लाई, तो उन्होंने विरोध किया, माने उनकी सोच ये है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, और अगर उनकी सोच ये है तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? तो अब देरी होने में का सवाल है, वही सवाल अरुण साहब से पूछा गया, वही सवाल यहाँ प्रीति जी से पूछा गया, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं
तो फिर देरी पर देरी क्यों होती जा रही है? आप ला दीजिए। प्रत्यक्ष प्रणाली का विपक्ष प्रीति जी भी ले रही थी और लगभग इनके सारे नेता दिखाई देते हैं, तो आप ला दीजिए कि प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं भाई, ऐसा मामला है, पूरा स्पष्ट कर दीजिए। तो देरी जो हो रही है उसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है, और बल्कि डिबेट पे ये बात होती गई है कि बेहतर कौन सा है। बेहतर दोनों में से जो भी अपनी अपनी जगह में हो सकते हैं, लेकिन देरी क्यों हो रही है उसका जवाब तो स्मृति जी ने अभी तक दिया नहीं। ठीक, उनसे जवाब लूंगा, लेकिन अभिमन्यु जी, अभी आपने वही बात की कि ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो इस डिबेट से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बात वही है जो आपने खुद अभी आर्गुमेंट रखा कि प्रणाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो काम होता है ना, तो काम की बात होगी। अगर काम में कई खामियां तो उसकी बात होगी। तो प्रीति जी, यही सवाल आपसे है कि अगर आप कह रहे हैं कि प्रणाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रणाली आपके हिसाब से आपको सही लगती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीते तमाम निकाय चुनाव में आपका लगातार प्रदर्शन खराब रहा है। अगर कांग्रेस काम अच्छा नहीं कर रही है तो निकायों में उन्हें क्यों सफलता मिल रही है? वहां पे आप माइक्रो पॉलिटिक्स में क्यों विफल हो रहे हैं, जबकि आपकी जो राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी? देखिए, अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वो ज्यादा जाके पार्षदों को खरीद लेता है। तो यही आगे आगे चलते आया है और इन लोग को बहुत अच्छे से पता है कि कितने पार्षदों को कितनी बोली लगा के खरीदा जा सकता है। और जैसे कि अभी आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ कि जनता भी जान रही है। आज की डेट में जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी और उससे पहले अभी भाजपा की सरकार भी चल रही है, 9 महीने की सरकार हो गई है, तो इसमें भी इन्हीं के महापौर थे। तो जो इन्होंने फंड का बात किया कि जो रायपुर में आपने आज क्वेश्चन पूछा है कि पेपर में छपा हुआ है कि रायपुर के रोड जो है सड़कें उसमें गड्ढे हो रखे हैं, इनके महापौर हैं। 4 साल में क्या 5 साल में सड़कें नहीं बन पाई हैं या उनकी मरम्मत होने के लिए तो पिछली सरकार के द्वारा ही आवंटन हो चुका होगा फंड का, तो उसको क्यों नहीं किया गया? तो भाई जनता अगर उसको पार्षद को चुनती है तो पार्षद के पास जाएगी या महापौर के पास जाएगी। मंत्री जी थोड़ी ना, मंत्री जी तो अभी आए हैं, इनके महापौर उन्हीं से तो सवाल पूछेगी। और दूसरी बात, हमारे कोरबा क्षेत्र में भी इन्हीं के ही महापौर हैं, उनके द्वारा पार्षदों को खरीदा गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ और उसके बावजूद भी आज कोरबा क्षेत्र पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वेदांता बाल्को प्लांट यहाँ चल रहा है। ठीक है प्रीति, पूरे सड़कों के पूरे गड्ढे हुए हैं। ठीक है, वो तो मैं खुद कह चुका हूं ना। प्रीति जी, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे जो मैं पूछना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है, आपने बड़ी सख्ती से पैरवी की प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की, तो मेरा ये सवाल है कि मौजूदा हालात में अगर आप देखें, हालांकि मैं पिछले साल से सुन रहा हूं कि एजाज ढेबर साहब के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, हालांकि वो कब आएगा अब तो मुझे उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो मेरा सवाल है आपसे, छत्तीसगढ़ नगर निकाय अधिनियम 1961 के मुताबिक अगर आपकी प्रत्यक्ष प्रणाली के हिसाब से चले और अगर कोई महापौर काम ना करे तो पहले आपको प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 लोग चाहिए। उसके अलावा अगर वो पारित करना है तो 2/3 लोगों की सहमति चाहिए पार्षदों की। उसके बाद ये मामला राज्य सरकार के पास जाएगा और तय होगा कि महापौर को हटाना है कि नहीं। जबकि मौजूदा हालात में ये अगर महापौर काम नहीं करता तो सीधे वोट से तय हो जाता है, जिसकी ज्यादा है आसानी से आप महापौर को हटा सकते हैं। तो यहां पे नहीं लगता आपको कि अकाउंटेबिलिटी में एक बड़ी जटिल समस्या है और शायद यही कारण है कि आप रायपुर महापौर को भी नहीं हटा पाते? देखिए, वो तो बहुत उलझा हुआ समीकरण रहता है। और दूसरी बात, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप की बात करूं तो प्रत्यक्ष रूप से अगर जनता को कोई समस्या है तो सीधा जनता महापौर के पास जा सकती है और महापौर से अपने सवालों को पूछ सकती है। और दूसरी बात मैं क्या बोल, जैसे कि इनकी बौखलाहट साफ जाहिर है विधानसभा चुनाव को लेके, लोकसभा चुनाव को लेके जिस तरह जनता का विश्वास है, तो प्रत्यक्ष रूप से भी जल्दी से जल्दी घोषणा हो जाएगी। इतना हड़बड़ाने की क्या बात है? आप लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। चलिए ठीक है, माफी चाह रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ इस चर्चा को। अब समय इजाजत दे देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव प्रणाली को लेकर बहस तो बहुत लंबे समय से चल रही है। आने वाले समय में चुनाव भी होगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। प्रणालियों को लेकर लगातार होती रहती है, उसके पीछे कई अच्छे तर्क भी हैं और कुछ सवालिया निशान भी है। खैर, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर काम होते रहे। प्रणाली कोई भी हो, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।